So, hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. So, we are diving in a session over ongoing work in future time that is popularly known as future continuous tense. तो आज हम बात करने वाले हैं ongoing work in future time के बारे में। ठीक है। तो हमने सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देख लिया था ऑलरेडी, जिसमें हम फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं। तो ये क्या चीज़ हो गई ongoing? तो हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस किए हुए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस पे, पास्ट कंटिन्यूस पे। तो वहां पर हमने भी देखा था ऑनगोइंग वर्क क्या होता है। तो हिंदी में जहाँ पर रहा रही वाला कॉन्सेप्ट आता है, कोई काम कर रहा होगा, कर रही है, कर रही रही थी, तो रहा रही जहाँ पर देखने को मिलता है हम उसको ऑनगोइंग मान लेते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर बढ़ते हैं इसके साथ। तो बात करते हैं डेफिनेशन की। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस एक्शंस दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, राइट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो उन एक्शंस को एक्सप्रेस करता है जो कि फ्यूचर में प्रोग्रेस में होंगे, राइट। फ्यूचर में अंडर प्रोग्रेस में होंगे। ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस है जो उन एक्शंस को एक्सप्रेस करेगा जो फ्यूचर में स्पेसिफिक टाइम पर होने वाले हैं या प्रोग्रेस में प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति में रहना। मतलब चल रहा होगा कोई काम फ्यूचर में। इसका मतलब ये है विल बी इन प्रोग्रेस, फ्यूचर में प्रगति में होगा, चल रहा होगा, है ना। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट और विल भी यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि पिछली क्लास में आपको समझाया था विल जो है मॉडर्न इंग्लिश में यूज करते हैं। आप चाहें तो ट्रेडिशनल इंग्लिश में शैल भी लिख सकते हैं, पर हम मॉडर्न इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, राइट। तो विल बी या शैल भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस विल बी एंड वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ये आ गया। तो शी विल बी स्टडिंग एट 8 p.m. तो इसका मतलब क्या हो गया? वह 8 बजे पढ़ रही होगी या पढ़ाई कर रही होगी, वह 8 बजे पढ़ाई कर रही होगी। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, वे कल क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो देख रहे हैं आप इसमें कि कोई एक्शन प्रोग्रेस में है फ्यूचर में, राइट। आप कि कोई काम 8 बजे चल रहा होगा, वो कल क्रिकेट खेल रहे होंगे, है ना, वे लोग। तो इस तरह से हमने इसको देखा। तो अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये हो जाती है। हमने कल बात की थी, अगर आपको याद होगा, मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं डॉक्टर हूंगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी मॉडर्न इंग्लिश में बताइएगा। मैं डॉक्टर हूंगा। मैं डॉक्टर हूंगा, कल आपने बताया था मुझे क्या होना चाहिए, मैं डॉक्टर हूंगा। हाँ। तो दिव्या जी ने लिखा है आई विल बी अ डॉक्टर, बिल्कुल सही बात है। तो कोई मुझे बता सकता है कि भाई यहाँ पर भी तो विल बी आया है, तो फिर जो आई विल बी अ डॉक्टर है क्या वो फ्यूचर कंटिन्यूस है? सावन जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आई विल बी अ डॉक्टर, इज दैट फ्यूचर कंटिन्यूस और सिंपल फ्यूचर? हाउ वुड यू रिलेट दैट? और जब कोई बात कंफर्म होती है, जैसे मान लो अभी वो पढ़ाई कर रहा होगा, तो वो बोल सकते हैं कि आई विल बी डॉक्टर, मतलब वो बनेगा, वो बात कंफर्मेशन होती है फ्यूचर में, तो उस टाइम पे हम यूज कर सकते कंफर्मेशन मतलब थोड़ा सा और रिफाइन कीजिए, मैंने बताया था स्टेट, स्टेट ऑफ हैं। स्टेट ऑफ बीइंग। बीइंग। यस, होने की अवस्था। यस, स्टेट ऑफ बीइंग। यस, करेक्ट। एक्चुअली में हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। बी, जैसे बीकम बोलते हैं ना, कुछ लोग ने कल बोला भी था कि बीकम, आई विल बीकम अ डॉक्टर। तो बी मतलब यस। यहाँ पर होना आ गया है। बी का अर्थ क्या है यहाँ पे? होना, है ना। बी मतलब होना। जैसे अब हम इसका स्ट्रक्चर अगर देखना चाहें तो हम पा सकते हैं कि बी फॉर्म आया तो ये होने की अवस्था है। तो वो केस अलग है। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में भी देखा था, जैसे जनरली हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं आई गो, ही गोज, है ना, या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एस और एस आती है। लेकिन जब हम बीइंग की बात करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग की, तो ही इज अ डॉक्टर, वो भी सिंपल प्रेजेंट होता है। जबकि इज एम आर प्लस आई एन जी वाला वो आपका कंटिन्यूस में चला जाता है। तो हम यहाँ पे एक चीज नोटिस कर पाए, जब कभी एक्शन होगा यानी होने की अवस्था नहीं, जब कभी कोई एक्शन होगा, इन प्रोग्रेस होगा या ऑन गोइंग होगा, तो कंटिन्यूस की बात करेंगे। बट अगर वहां पे एक्शन नहीं है, कोई नाउन आ गया है, कोई एडजेक्टिव आ गया है ना, या नॉन वर्ब कोई चीज है, मतलब जो वर्ब ना हो करके कुछ और हो, जैसे डॉक्टर वर्ब तो है नहीं, है ना। जैसे ही इज हैंडसम, यहाँ पे हैंडसम वर्ब तो है नहीं। ठीक है। तो इस तरह से ही विल बी रिच, ठीक है, रिच बॉब तो है नहीं। तो हम इस तरह से देखते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग अलग केस होता है, वो आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर में हो जाता है। मुझे बताएंगे क्या आई विल बी अ डॉक्टर का सिंपल पास्ट क्या बनेगा? कैन यू राइट? आई विल बी अ डॉक्टर, ये स्टेटमेंट है, मैं डॉक्टर हूंगा। मैं हिंदी नहीं बताऊंगा, मैं इंग्लिश ही चाह रहा हूँ आपसे।
सिंपल पास्ट में क्या लिखेंगे इसे? ये तो फ्यूचर में हो गया, आई विल बी अ डॉक्टर। अगर पास्ट में बात कर रहे होते तो मैं डॉक्टर हूंगा का पास्ट बनाइए। आई वाज अ डॉक्टर। यस, आई वॉज अ डॉक्टर। स्टेट ऑफ बीइंग में वॉज। अच्छा, इन्होंने बिल्कुल, दिव्या जी ने जो किया है वो ठीक किया है, पर वो उन्होंने उस टर्म पर किया जैसे हम डायरेक्ट डायरेक्ट में कर देते हैं, विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, तो दिव्या जी ने उसको उस तरह से ले लिया है। कोई बात नहीं, वो भी आपका पास्ट फॉर्म होता है, ग्रेट। हाँ, पर हम इन जनरल बात कर रहे थे, तो जैसे मैं डॉक्टर था तो आई वॉज अ डॉक्टर, है ना? उसका हिंदी क्या होगा? मैं डॉक्टर होता, आई वुड बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होता। और वुड का यूज मैं डॉक्टर हूंगा के लिए भी हो जाता है, जब स्ट्रांग विल हम दिखाते हैं तब, जैसे वुड यू गो, आई वुड प्ले, आई वुड लाइक टू प्ले, है ना, इस तरह से। तो स्टेट ऑफ बीइंग समझ गए हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। स्ट्रक्चर हमने देखा इसका, सब्जेक्ट प्लस विल बी ऑन, देन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट है तो आज लग जाएगा। आगे बढ़ेंगे। व्हेन टू यूज, कब इस यूज करते हैं इसका? टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी हैपनिंग एट अ फ्यूचर मोमेंट। उन एक्शंस की बात करने के लिए जो फ्यूचर में किसी पल पे हैपनिंग हो रहे होंगे, मतलब चल रहा होगा कोई काम, विल बी हैपनिंग, हो रहा होगा, राइट? फॉर प्लान्ड और शेड्यूल्ड ऑनगोइंग इवेंट्स इन फ्यूचर, कोई भी इवेंट है जो प्लान्ड है या शेड्यूल्ड है, तो उनके लिए भी हम इनका यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे योजना बनाई हमने कि आई एल बी प्लेइंग बास्केटबॉल टुमारो, मैं कल बास्केटबॉल खेल रहा हूँगा, राइट? तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे टू डिस्क्राइब पैरेलल फ्यूचर एक्शंस और आस्क पोलाइट क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स ये भी आपका यूज में होता है, जैसे विल ही कम टुडे, क्या वह आ जाएगा? ये क्वेश्चंस पूछ पूछ लिए हमने। विल यू हेल्प मी प्लीज, है ना, ऐसे बोलते हैं, विल यू हेल्प मी प्लीज। तो इस तरह से पोलाइट क्वेश्चंस के लिए भी हम इसको कर सकते हैं। तो टू डिस्क्राइब अ पैरेलल फ्यूचर क्या होता है? एक साथ में कोई कई एक्शन जब हो रहे होते हैं तब, ठीक है। अम, जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, इसमें हमने आईएनजी नहीं लगाया था, तो विल यू बी कमिंग, विल यू बी प्लेइंग विद मी, ही विल बी टॉकिंग टू यू एज ही रीचेस होम, या यहाँ पे कुछ बना बना सकते हैं। वह बात कर रहा होगा, हाँ, जब वह क्लास में होगा तब वह बात कर रहा होगा। ही विल बी कम्युनिकेटिंग व्हेन ही विल बी इन क्लास, ही विल बी व्हेन ही इज इन द क्लास। एक मिनट, वह बात कर रहा होगा जब वह क्लास में होगा, ही विल बी कम्युनिकेटिंग व्हेन ही इज इन क्लास। नहीं, ये नहीं बन रहा है, ही विल बी कम्युनिकेटिंग व्हेन ही विल बी इन क्लास। या वह खाना पका रही होगी जब मैं बाजार जाऊंगा, शी विल बी कुकिंग फूड व्हेन आई विल गो टू द मार्केट। इस तरह से कर सकते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट केस है यहाँ पे। तो एक में क्या है कि कोई एक्शन हो रहा होगा उस टाइम पे और फ्यूचर का पॉइंट दे रखा है, मैं बाजार जाऊंगा उस समय क्या होगा, वो ये काम कर रही होगी। देखिएगा इसको, दो दो एक्शन एक्शन हो रहे हैं, एक तरह से पैरेलल एक्शन की बात कर ली हमने। तो शी विल बी कुकिंग व्हेन आई विल गो टू द मार्केट, या वाइल आई आई विल बी इन द मार्केट, जब मैं मार्केट में होऊंगा तब वो खाना पका रही होगी। तो दो एक्शन हो गए ना, तो ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। और एग्जांपल ले लेते हैं। शी विल बी डांसिंग एज हर डांस क्लास स्टार्ट्स, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर हर डांस क्लास विल व्हेन हर डांस क्लास विल स्टार्ट। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, सेंटेंस फॉर्मेशन में कंफ्यूजन आ रहा है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, जब उसकी डांस क्लास शुरू होगी तब वह नाच रही होगी, राइट? हाँ, ये कह सकते हैं, जब उसकी डांस क्लास शुरू होगी तब वह नाच रही होगी। तो यहाँ पर हम दो एक्शन को देख रहे हैं, तो शी विल बी डांसिंग व्हेन हर डांस क्लास स्टार्ट्स कर सकते हैं इसमें, क्योंकि वो वही वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा जो हमने यूज किया था उस टाइम पे, क्योंकि वहन आ गया है। हम्म, ठीक है। और ऐसे ही हम कर लेंगे। अ, वो हम्म, वो झूठ बोल रहा होगा जब उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा,
वो झूठ बोल रहा होगा जब उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। या ऐसे कर लीजिए, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि पैसिव में चला गया है, आप इसको बना लीजिए। वह झूठ बोल रहा होगा जब टीचर उससे क्वेश्चन करेंगे। जब शिक्षक उससे प्रश्न पूछेंगे वह झूठ बोल रहा होगा। इसमें भी आप वही फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे करेक्ट करके चलेंगे। जब टीचर प्रश्न पूछेंगे, ये वाला आपका प्रेजेंट में जाएगा। वह झूठ बोल रहा होगा, ये पहले कर लीजिएगा आप, है ना। वह झूठ बोल रहा होगा, ठीक है। और टीचर प्रश्न पूछेंगे, इसको सिंपल प्रेजेंट में ले जाएंगे आप, ठीक है। बनाइए जरा इसको। वह झूठ बोल रहा होगा, बोल रहा होगा, विल बी लगाएंगे आप यहाँ पे, है ना। वह झूठ बोल रहा होगा जब शिक्षक उससे प्रश्न पूछेंगे। शिक्षक के लिए द टीचर, ठीक है। नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी से लिखिएगा। वह झूठ बोल रहा होगा, ये वाला आपका फ्यूचर में है। दूसरा एक्शन सिंपल प्रेजेंट में जा सकता है। आर यू एबल टू डू इट, यस और नो? या ही विल बी टेलिंग अ lie when the teacher asks a question. He will be telling a lie when the teacher asks him, उससे पूछेंगे आस्क a क्वेश्चन, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर बढ़िया है। तो वह झूठ बोल रहा होगा, ही विल बी टेलिंग अ lie, या फिर ही विल बी lying when the teacher asks him a question या asks a question। उससे बोला था तो आप यहाँ पे कह सकते हैं asks him a question, है ना। वह झूठ बोल रहा होगा, he will be telling a lie, या फिर he will be lying when the teacher asks him a question, ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये पैरेलल फ्यूचर एक्शंस को भी देख लिया। इसी तरह से और भी सेंटेंस ले सकते हैं हम लोग। जैसे मैंने पहले क्या बोला था उसको भी बना लेते हैं। मैंने पहले बोला था वह झूठ बोल रहा होगा जब उससे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ही विल बी टेलिंग अ लाई व्हेन ही इज आस्क्ड क्वेश्चंस। ये पैसिव वॉइस में चला गया है, उससे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो एक आप करेंगे, दूसरा पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस हम आने वाली क्लासेस में करेंगे जब हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे तब। ये कीजिएगा। मैं बाहर जा रहा हूँगा जब तुम घर आओगे। इसमें भी सेकंड वाला आप प्रेजेंट में ले जाएंगे। मैं बाहर जा रहा हूँगा, गो आउट होता है बाहर जाना, क्या है ना। जब तुम घर आओगे, आई विल बी गोइंग आउट व्हेन यू कम होम। मतलब जब तुम घर आओगे तो मैं क्या, उस समय क्या होऊंगा, बाहर जा रहा हूँगा। मैं बाहर जा रहा हूँगा जब तुम घर आ रहे होगे, इसका कर सकते हैं क्या। मैं बाहर जा रहा हूँगा जब तुम घर आ रहे होगे। जब तुम घर आ रहे होगे, इसका क्या होगा। व्हेन यू आर कमिंग होम। आई विल बी गोइंग आउट व्हेन यू आर कमिंग होम। ये थोड़ा सा आपको ऑड नहीं लग रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा देखिएगा इसको, है ना। अगर हम लैंग्वेज की बात करें ना, आप, हालांकि यहाँ पे विल बी ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा अगर हम यू विल बी कमिंग होम करेंगे तो हमारे पास चॉइस तो यही बची है। या तो हम करें आई विल बी गोइंग आउट व्हेन यू कम होम, और या फिर हम इसको कर दें आई विल बी कमिंग, आई विल बी गोइंग आउट व्हेन यू कम होम। वही वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज इज ऑल अबाउट मेकिंग द ट्रांसलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंस। तो इसका मतलब यही है कि जो पैरेलल एक्शन की बात हो रही है, तो एक टाइम पे वो आएगा, तब मैं वहां पे जा रहा हूँगा। तो उस तरह से ले लिया है। हालांकि अगर ग्रामर का स्ट्रक्चर देखा जाए तो आर आपने उस स्ट्रक्चर हिसाब से लगाया है कि पहला यहाँ पर फ्यूचर का है, तो उधर हमने कंटिन्यूअस जो है प्रेजेंट में कर दिया है। तो उस हिसाब से ठीक है, बट सेंस के हिसाब से हमारा थोड़ा सा गड़बड़ बोलने में ही लग रहा है। तो आई विल बी गोइंग आउट व्हेन यू कम होम, वही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सेंस को भी देख के चलते हैं। ट्रांसलेशन एक होता है कि हार्ड कोड ट्रांसलेशन कर दिया, दूसरा सेंस के हिसाब से हमने ट्रांसलेशन किया, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। एक और क्वेश्चन कीजिएगा। वह किताब पढ़ रही होगी
स्कूल जाऊंगा जब मैं स्कूल जाऊंगा वह किताब पढ़ रही होगी। जब मैं स्कूल जाऊंगा वह किताब पढ़ रही होगी, मतलब जिस समय मैं स्कूल चला जाऊंगा उस समय वो किताब पढ़ रही होगी। शी विल बी रीडिंग अ बुक व्हेन आई गो टू स्कूल। अच्छा, एक और बनाइए। इसको थोड़ा और सेंस के हिसाब से सही करते हैं सेंटेंस को। जैसे मेरे स्कूल जाने के बाद वह किताब पढ़ रही होगी, तो बस एक छोटा सा चेंज करना है आपको। मेरे स्कूल जाने के बाद वह किताब पढ़ रही होगी। मेरे स्कूल जाने के बाद वह किताब पढ़ रही होगी। मेरे स्कूल जाने के बाद वह किताब पढ़ रही होगी। एक और बनाइएगा सेंटेंस, एक बढ़िया सा है। आप इसे कीजिए, मेरे स्कूल जाने के बाद वह किताब पढ़ रही होगी। शी विल बी रीडिंग अ बुक आफ्टर आई गो टू स्कूल, ये बनाइएगा। जैसे ही मुझे सूचना मिलेगी मैं आपको अपडेट करूंगा। जैसे ही मुझे सूचना मिलेगी मैं आपको अपडेट करूंगा। अपडेट करना की अपडेट ही होती है, अपडेट यू कर देंगे। जैसे ही मुझे सूचना मिलेगी मैं आपको अपडेट करूंगा। जैसे ही मुझे सूचना मिलेगी मैं आपको अपडेट करूंगा। ये भी उसी कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। जैसे ही मतलब का, द टाइम आई गेट द इन्फॉर्मेशन आई विल इन्फॉर्म यू, ये भी सही है। आप इसके लिए एज सुन एज का यूज भी कर सकते थे यहाँ पे, है ना। या एज का भी केवल यूज कर सकते थे। हाँ, सावन जी ने किया एज सुन एज, बट बढ़िया। आई विल बी अपडेटिंग यू। एक मिनट, यहाँ पर बी वाला, ठीक है, थोड़ा सा ये कंटिन्यूस में बन गया, क्योंकि हम कंटिन्यूस कर रहे थे, बल्कि लेकिन ये कंटिन्यूस का नहीं है। आई विल बी अपडेटिंग यू व्हेन आई रिसीव द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा कंटिन्यूस में नहीं था। इसका यही होगा, आई विल अपडेट यू एज सुन एज आई गेट द इंफॉर्मेशन, है ना। या एज आई गेट इंफॉर्मेशन आई विल अपडेट यू। या व्हेन, ये वाला भी हो सकता है यहाँ पर। आई विल अपडेट यू व्हेन आई रिसीव द इंफॉर्मेशन, बट यहाँ पे विल बी अपडेटिंग, क्योंकि मैं अपडेट कर रहा हूँ ऐसा नहीं बोला है, और वो सेंस में बनेगा भी नहीं, है ना। तो आई विल अपडेट यू व्हेन आई रिसीव द इंफॉर्मेशन, या एज आई रिसीव द इंफॉर्मेशन, है ना। आई अपडेट यू एज आई रिसीव द इंफॉर्मेशन, या एज सुन एज आई रिसीव द इंफॉर्मेशन। या इन्होंने किया है द टाइम वाला, द टाइम आई गेट द इंफॉर्मेशन आई विल इन्फॉर्म यू। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो ये सब पैरेलल एक्शन के एग्जांपल हो गए। तो कंटिन्यूअस और उसमें भी देख लिया हमने, सिंपल सिंपल फ्यूचर का भी। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल भी सभी के साथ आएगा। शेल भी ट्रेडिशनली आता है, पता ही है आपको, है ना। तो उसमें बी लग गया बस। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। आई विल बी गोइंग, या ट्रेडिशनल इंग्लिश में आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा। शी विल बी वर्किंग, वह काम कर रही होगी। दे विल बी वेटिंग, वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वे इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो यहाँ पर सब्जेक्ट विल बी, हम ऑन वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। आई विल बी अटेंडिंग द क्लास, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँगा। ही विल बी रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा होगा। विल बी वॉचिंग अ मूवी, हम एक मूवी देख रहे होंगे। तो इस तरह से हमने अफर्मेटिव देख लिया। यहाँ पर एक्सरसाइज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ऑफ कोर्स आप होमवर्क शेयर तो करने वाले नहीं है, बस स्क्रीनशॉट लेके ही डाल लीजिए। कम से कम एआई वाला असेसमेंट भेजिए, है ना। कल तो आपने भेजा नहीं किसी ने, सावन जी ने भी नहीं भेजा। एक आप ही आखिरी उम्मीद रहते हैं, सावन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। बताइए मुझे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा कि इंग्लिश क्या बनेगी। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। प्रसाद जी चेहरा दिखा दीजिए अपना। अच्छा, आज मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, इसलिए चेहरा नहीं दिखा रहे क्या आप। एक मिनट, मेरी लाइट चली गई थी यहाँ पे। आ गई है। या अनप्रिपेयर्ड बैठा हूँ बिल्कुल। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं।
प्रसाद जी, वेर आर यू? सुरजीत जी आ गए आप वापस? तो यहाँ पे हो गया, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। सर आई जस्ट कम सर फ्रॉम ऑफिस। ओके, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, बढ़िया है। अच्छा, अब बिना बताए, बिना अगली स्लाइड को खोले, आप क्या इसको कर सकते हैं, इसका नेगेटिव? हम बिना अगली स्लाइड पे जाएं उससे पहले आप समझ गए हैं कि इसका नेगेटिव क्या होगा? मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ क्या नेगेटिव बनाइए आप। कल आपको बता दिया है, विल का शॉर्ट फॉर्म वांट भी लगा सकते हैं आप चाहें तो, राइट। आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट या आई वॉन्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। एक चीज और आप कर सकते हैं, जैसे अभी वांट वाला तो आप सीख ही चुके हैं, ये जो आई और ये विल है ना, बताइए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइए सभी लोग। आई विल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आई एंड विल, बताइए जल्दी से। नहीं पता? यस, आई विल का शॉर्ट फॉर्म आई, ग्रेट। और ये आई विल का ही नहीं, आई शैल का भी होता है ना। तो आई विल को आप शॉर्ट में बोल सकते हैं आयल, आयल, ठीक है, आयल। तो आप बोल सकते हैं आई नॉट प्ले क्रिकेट, ये भी आई नॉट बी प्लेइंग, सर आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वो भी सही है आपका, ठीक है। ओके, बढ़िया, आपने बिल्कुल सही किया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर वही चीज हम देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ विल नॉट बी एंड वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। आई विल नॉट बी अटेंडिंग द क्लास, मैं क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूँ। शी विल नॉट बी वर्किंग टुमारो, वह कल काम नहीं कर रही होगी। दे विल नॉट बी विजिटिंग अस, वे हमें नहीं देख रहे होंगे या हमारे पास घूमने नहीं आ रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर इसका नेगेटिव बनाना है आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं सोमवार को दिल्ली जा रहा हूँगा, मैं सोमवार को दिल्ली जा रहा हूँगा, या दिल्ली की यात्रा कर रहा हूँगा। ट्रैवल मतलब यात्रा करना होता है ना। यहाँ पर ट्रैवलिंग टू दिल्ली मतलब यात्रा करके दिल्ली जाना। मैं सोमवार को दिल्ली जा रहा हूँगा, मैं सोमवार को दिल्ली की यात्रा कर रहा हूँगा, दिल्ली तक की, दिल्ली की। आई विल बी गोइंग टू दिल्ली, मैं सोमवार को दिल्ली जा रहा हूँ, सही है। मैं सोमवार को दिल्ली के लिए यात्रा कर रहा हूँ, ऐसा बन सकता है इसका हिंदी। आई विल बी ट्रैवलिंग टू दिल्ली ऑन मंडे, या आई विल बी ट्रैवलिंग टू दिल्ली ऑन मंडे, मैं सोमवार को दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, वह टीवी देख रही होगी, इसकी इंग्लिश बनाइए। वह टीवी देख रही होगी, बिल्कुल सही है सुरजीत जी, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली ऑन मंडे। वह टीवी देख रही होगी, she'll बी वॉचिंग टीवी, दिव्या जी ने लिखा है, करेक्ट है, बढ़िया। टीवी में टीवी छोटा नहीं बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, टेलीविजन। she'll बी वॉचिंग अ टीवी, आ गया सावन जी का, उस दिन समझाया था मैंने। जनरल वे में लगाते हैं टीवी के बाद, पहले ए नहीं लगाते हैं, है ना। हाँ, तब लगाएंगे ए। ये बताया हुआ था रीजन कि बहुत सारे टीवी हैं, देखने गए हैं उसमें से और एक टीवी पसंद आई, आई वांट टू बाय अ टीवी, या फिर एक टीवी खरीदना है मुझे, ऐसे। इस वाले केस में बनी ही नहीं रहा वो कॉन्टेक्स्ट। मैं एक टीवी देख रहा हूँ, हिंदी में ही बोलने में नहीं आ रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बिल्कुल, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो पहले भी आपको सेशंस में बताई है, प्रीवियस क्लासेस जब हुए हैं, जिसमें एक से ज्यादा वर्ड होते हैं हेल्पिंग वर्ब में, तो क्या करते हैं हम, याद रखेंगे क्योंकि ये गलतियां कर सकते हैं हम लोग। तो जब एक से ज्यादा वर्ड वर्ड शामिल होते हैं हेल्पिंग वर्ब में, जैसे यहाँ पे विल और बी दो वर्ड हैं, राइट। यस सावन जी, नाउ आई कैन सी योर हैंडसम फेस। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, विल बी है तो स्टार्टिंग में हम कभी भी विल बी नहीं लगाएंगे। जब कभी भी एक से ज्यादा वर्ड्स शामिल होते हैं हेल्पिंग वर्ब में, तो हम वहाँ पर जो पहला वर्ड होता है उसको हम रूट हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, मैंने नाम दिया इसको समझने के लिए। तो वो आप आगे लगाते हैं, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पोर्शन है, जिसको आप सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, वो आप सब्जेक्ट के बाद ही लगाते हैं, इस बात को याद रखेंगे, राइट। तो विल सब्जेक्ट और उसके बाद बी एंड देन वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट,
एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे, राइट? तो विल यू बी ज्वाइनिंग द क्लास, क्या आप क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे? विल दे बी वर्किंग ऑन द असाइनमेंट, क्या वो अपने असाइनमेंट पे काम वो अपने असाइनमेंट पे काम कर रहे होंगे, या फिर वे क्या वे अपने असाइनमेंट पे काम कर रहे होंगे? विल शी बी अटेंडिंग द इवेंट, क्या वह इवेंट अटेंड कर रही होगी? ठीक है, तो ये सब चीजें ऐसे कर लेंगे। अब आप मुझे बताइएगा कि ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, ये ओपन एंडेड हैं या क्लोज एंडेड? लेट मी नो। ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, आर दीज ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड? समझ ने लिखा है क्लोज। The questions we have just attempted under these examples are closed ended। बस एक लोगों का आंसर आया है, सावन जी का ना। क्लोज एंडेड क्यों? क्योंकि इसका आंसर हमेशा यस नो में ही होगा, है ना। चलिए, तो क्या मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या तुम क्लास ज्वाइन कर रहे होगे? यस और नो, है ना। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो इसका नेगेटिव बनाना है, अभी आप बनाएंगे। क्या तुम क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे होगे? बताइए क्या करेंगे। आप चाहें तो वांट भी लगा सकते हैं स्टार्टिंग में, या फिर विल नॉट लगाएंगे तो याद रखेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट आना चाहिए। क्या तुम क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे होगे? क्या तुम क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे होगे? बताइएगा जल्दी से। सावन जी, सॉरी प्रसाद जी, विल का जो है पहला आप लेटर बनाएंगे कैपिटल, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल है। तो बढ़िया। विल यू नॉट बी ज्वाइनिंग द क्लास किया आपने, प्रसाद जी ने, ठीक है, बढ़िया है। विल यू नॉट बी अटेंडिंग द क्लास, सही है। या वॉन्ट यू बी, हाँ, दिव्या जी ने किया है वॉन्ट के साथ, बढ़िया। शॉर्ट फॉर्म यूज यूज कर सकते हैं आप, वॉन्ट यू बी ज्वाइनिंग द क्लास। आगे बताएंगे आप मुझे, क्या वह इवेंट में नहीं आ रही होगी, या फिर क्या वह इवेंट अटेंड नहीं कर रही होगी, ऐसा बताइए। क्या वह इवेंट अटेंड नहीं कर रही होगी? इवेंट जानते हैं इवेंट किसे बोलते हैं? समथिंग विच इज शेड्यूल्ड टू बी परफॉर्म्ड, काइंड ऑफ प्रोग्राम, फंक्शन। हम्म, तो क्या वह इवेंट अटेंड नहीं कर रही होगी? Will she not be attending the event? Won't she be attending the event? Won't she be attending the event? सही है, बढ़िया। तो will she not be attending the event या won't she be attending the event, है ना। तो किसी प्रोग्राम को, किसी घटना को हम इवेंट बोलते हैं, राइट। और असाइनमेंट आई होप जानते होंगे, सबको मिलता है स्कूल्स एंड कॉलेज में, है ना। प्रोजेक्ट या कुछ भी मिलता है आपको चार्ट बनाने के लिए, तो जिसको हम काम बोलते हैं, कोई काम, है ना, असाइनमेंट, राइट। वर्क, एक तरह से वर्क बोल सकते हैं। समथिंग विच इज असाइंड इज कॉल्ड असाइनमेंट। आपको भी असाइनमेंट मिलता है एक तरह से, यू आर असाइंड टू डू प्रैक्टिस ओवर सम सेंटेंसेस। चलिए, तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं। ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, काइंड ऑफ असाइनमेंट बट यू आर नॉट गोइंग टू सबमिट इट, है। देखिए अभी मैंने क्या यूज किया, यू आर नॉट गोइंग टू सबमिट इट। क्या आपको कल की याद आई? कल की याद आई आपको, यू आर नॉट गोइंग टू सबमिट इट? कल की याद आई? कितने लोगों को आई कल की याद? मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ ना, यू विल नॉट सबमिट इट। बट मैंने यू आर, ये ऑटोमेटिकली आ गया, क्यों आया? क्योंकि अभी यहाँ पे एक चीज थी, सामने दे रखा है ये जो स्लाइड है, इसको देखते हुए बोला मैंने यू आर नॉट गोइंग टू सबमिट इट। तो जब आप इंग्लिश इस तरह से थोड़ा सीख जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पर आर नॉट गोइंग टू लगाना है, या फिर कहाँ पर विल नॉट सबमिट लगाना है, समझ में आ जाता है। कल हमने क्वेश्चंस किए थे ना, जिसमें हमने देखा था कि क्वेश्चन बी गोइंग टू, ये वाला आया था, बी गोइंग टू, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम कर लेते हैं, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द क्लास, मैं क्लास अटेंड करने वाला नहीं हूँ, मैं क्लास अटेंड करने नहीं जा रहा हूँ, ये भी इसका हिंदी है ट्रांसलेशन, बट सेंस के हिसाब से मैं क्लास अटेंड नहीं करने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द क्लास, ठीक है। तो विल शी नॉट बी अटेंडिंग द इवेंट का वो हुआ था, ठीक है। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप बताएंगे मुझे ओपन एंडेड में। तो ओपन एंडेड में क्या करना है, बस आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है इन द बिगिनिंग। स्ट्रक्चर आपका सेम रहने वाला है जो हमने पढ़ा है अभी, है ना। ये बस क्या आ गया, आपको क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। तो बताइए, क्या तुम, सॉरी, वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा होगा? वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा होगा, नेगेटिव है और ओपन एंडेड है। वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा होगा?
वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा होगा? वाई वॉन्ट बी। थोड़ा ध्यान से देखिए दिव्या जी, जल्दबाजी में टाइपिंग की आपने। वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा होगा? यस, वाई वॉन्ट बी, वाई वॉन्ट ही बी, वाई वॉन्ट ही बी कमिंग हेयर। ठीक है, वाई वॉन्ट ही बी कमिंग हेयर, या फिर वाई ही विल ही, नहीं ये गलत हो गया पल्लवी जी, आपने नॉट नहीं लगाया है। वाई विल ही नॉट बी कर सकते थे आप चाहते तो। वाई विल ही नॉट बी कमिंग हेयर, या फिर वाई वॉन्ट ही बी कमिंग हेयर। अब बताइए, तुम गाना कैसे गा रहे होगे? तुम गाना कैसे गा रहे होगे, क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? तुम गाना कैसे गा रहे होगे? तुम गाना कैसे गा रहे होगे, बताइए जल्दी से। तुम गाना कैसे गा रहे होगे, कैसे की इंग्लिश? हाउ। हाउ विल यू, नहीं बी नहीं लगाया आपने सावन जी। हाउ विल यू बी सिंगिंग अ सॉन्ग, हाउ विल यू बी सिंगिंग अ सॉन्ग, जितने लोगों ने किया उनका सही है। अच्छा बताइए, अम, इस कोर्स के लिए तुम कितना पैसा पे कर रहे होगे? इस कोर्स के लिए तुम कितना पैसा खर्च कर रहे होगे? इस कोर्स के लिए, फॉर दिस कोर्स है ना, तुम कितना पैसा पे कर रहे होगे? इस कोर्स के लिए तुम कितना पैसा पे कर रहे होगे? इस कोर्स के लिए तुम कितना पैसा पे कर रहे होगे? हाउ मच मनी विल यू बी पेइंग फॉर दिस कोर्स, नहीं लगाया समझिए आपने। हाउ मच विल यू बी पेइंग फॉर दिस कोर्स, कितना पैसा बोला था तो मनी लगा सकते हैं, या फिर सेंस किताब से हाउ मच विल यू बी पेइंग फॉर दिस कोर्स, वो भी सही है। कितना पे कर रहे होगे इसका मतलब ये है। हाउ मच विल यू बी पेइंग फॉर दिस कोर्स, या हाउ मच मनी विल यू बी पेइंग फॉर दिस कोर्स, अगर हम उस पैसे को हाईलाइट कर रहे हैं या फिर धन को, है ना। हाउ हाउ विल यू बी पेइंग मनी फॉर दिस कोर्स, नहीं, यहाँ पर कितना पैसा बोला है तो हाउ मच मनी है ना। अच्छा मैं बोल दूं कितना, कितने रुपए पे कर रहे होगे, तो क्या करेंगे, हाउ मच रुपीज या हाउ मेनी रुपीज? व्हाट डू यू थिंक, विच वन इज करेक्ट? कितने रुपए पे कर रहे होगे, कितने रुपए? हाउ मच या हाउ मैनी? रुपये। रुपये आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल? क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। इस कोर्स के लिए तुम कितने रुपए पे कर रहे होगे? पहली बात यहाँ पर जैसे हम कर रहे हैं तो हाउ मच मनी बिल्कुल सुटेबल बैठ रहा था, बट अगर कहीं पे रुपए वाला आ जाता है, जैसे मैं बोलूँ, इसको थोड़ा चेंज करता हूँ क्वेश्चन को तो ज्यादा बेटर आप समझ पाएंगे। अम, तुम्हारे जेब में कितना पैसा है, नहीं नहीं, तुम्हारे जेब में कितने रुपए हैं, पर्टिकुलर रुपए। हाउ मेनी रुपीज आर देयर इन योर पॉकेट, या फिर हाउ मच रुपीज आर देयर इन पॉकेट, किसके साथ जाना चाहेंगे? हाउ मेनी रुपीज आर देयर इन योर पॉकेट, और या फिर हाउ मच रुपीज आर देयर इन योर पॉकेट? सब लोग हाउ मच के साथ जा रहे हैं। हम्म, सब लोग हाउ मच के साथ जा रहे हैं, मैनी के साथ केवल प्रसाद जी गए हैं। ठीक है, तो अभी हम आपके साथ चलेंगे एआई पे, इस क्वेश्चन का पता लगाने, ताकि आप लोग भी इस तरह से यूज करें। ठीक है, आज आपको हाउ मच और हाउ मैनी का ही यूज बता देते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो टुगेदर विजिटिंग एआई। कहाँ गया? अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ तब तक मैं, बताइएगा, गिलास में कितने कंचे हैं? कंचे मतलब मार्बल्स। गिलास में कितने कंचे हैं? गिलास में कितने कंचे हैं? हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन द गिलास, या फिर हाउ मच मार्बल्स आर देयर इन द गिलास, बताएंगे जल्दी से, बताइए। गिलास में कितने कंचे हैं?
गिलास में कितने कंचे हैं? हाउ मैनी मार्बल्स आर देयर इन द ग्लास? हाउ मैनी, इसमें मैनी पे आ गए बस, रुपए वाले में आप लोग मच लगा रहे थे। चलिए देखते हैं। मनी के लिए तो मच ठीक था, बट अब हम रुपये का देखेंगे। तो यहाँ पर आ गए हम, हाउ मच रुपीज। ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा स्क्रीन आज, राइट? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? विजिबल है ना लेटर्स? यस सर। हाउ मच रुपीज और हाउ मेनी रुपीज, देखते हैं, ऐसे पूछते हैं। विच वन इज करेक्ट? और फिर इससे ये भी पूछेंगे कि हमने जो सेंटेंस बनाया था उसमें क्या आना चाहिए, क्योंकि जनरली इसमें सेंस हाउ मच रुपी तो नहीं, हाउ मच मनी का आ सकता था, या हाउ मच यू आर गोइंग टू पे, हाउ मच विल यू पे, विल यू बी पेइंग, ये सब आ सकता था। तो many is used with countable nouns, things you can count individually, which are usually plural. How many rupees do you have? You can count 1 rupee, 2 rupee, 100 rupees। एक क्वेश्चन और दिया था। आपके जेब में कितना पैसा है, ये टाइप करते हैं, ऐसे पूछते हैं। आपकी जेब में कितने रुपए हैं, है ना, जेब में कितने रुपए हैं? ठीक है। ट्रांसलेट। तो ऐसे आप लोग भी किया कीजिए एआई का यूज। ठीक है। तो ये हमें बता देगा कि यहाँ पे क्या है। हाउ मेनी रुपीज आर इन योर पॉकेट, देयर का यूज नहीं किया, कोई बात नहीं। हाउ मेनी रुपीज इन योर पॉकेट, आर इन योर पॉकेट, सही है ये भी। इससे पूछते हैं कि क्या यहाँ पे देयर लगा सकते हैं। देखिए देयर का यूज भी बता देते हैं आपको आज। देयर का यूज हम करते हैं जब हमें कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं होता है तो। इज इट करेक्ट? करेक्ट। तो ये देखते हैं क्या बोलता है। आपके जितने भी डाउट हुआ करें जब भी आप क्लास लेते हैं तो पूछा कीजिए। यस, हाउ मेनी रुपीज आर देयर इन अ पॉकेट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इट इज अ perfectly natural and clear way to ask question in English, and it maintains the structure of Hindi phrase, आपके जेब में कितने रुपए हैं। ठीक है, तो इसने हमें ये भी क्लैरिफाई कर दिया है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? अम, इस कोर्स पर, अब इसका हो सकता है ये हाउ मच, ये मनी भी बोल दे, है ना, तो हम उसको पहले से दिमाग में लेकर चलते हैं। इस कोर्स पर आप कितने रुपए खर्च करने वाले हैं? खर्च कर रहे होंगे बोल देते ताकि अच्छा करे। रहे होंगे। इस कोर्स पर आप कितने रुपए खर्च कर रहे होंगे? ठीक है, पूछते हैं इससे। हाउ मेनी रुपीज, चलिए इसने आंसर मैनी में ही दिया है, अगर ये मनी लगाता तो वहां पे मच हो जाता। हाउ मेनी रुपीज विल यू बी स्पेंडिंग ऑन दिस कोर्स? चलिए अब तो लाइव एग्जांपल दिखा दिया है, तो एक्सपेरिमेंट भी हो गया। तो आई होप दिस मेक सेंस और ये याद रहेगा आपको। हम्म, क्लियर हुआ सभी को? तो रुपीज काउंटेबल था इसलिए हमने वहां पर मच नहीं आया था। तो कितने लोग मच बोल रहे थे? सभी लोग बोल रहे थे ऑलमोस्ट। सावन जी, पल्लवी जी, दिव्या जी, प्रसाद जी को छोड़ के केवल। चलिए प्रसाद जी जीते हैं यहाँ पर। चलिए पार्टी देंगे प्रसाद जी अब, अपनी जीत की खुशी में। तो क्या प्रसाद जी पार्टी देंगे? ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश। पार्टी देना कि थ्रो, थ्रो अ पार्टी कह सकते हैं। गिव पार्टी मतलब आया कि जी आप लोग बहुत करते हैं, गिव मी पार्टी, गिव मी पार्टी। थ्रो द पार्टी, पार्टी फेंकी जाना, ऐसे हिंदी नहीं होगा, ठीक है। क्या प्रसाद जी पार्टी देंगे? थ्रो द पार्टी। थ्रो द पार्टी का मतलब होता है पार्टी ऑर्गेनाइज करना, है ना। से और सबको पार्टी मिलेगी पर मेरे घर पे। हम बड़े बदतमीज लोग हैं, घर पे आ जाएंगे आपके। ऐसी गलती ना करें। विल प्रसाद जी गिव, गिव भी लगा दिया इन्होंने। थ्रो, THRO W, कौन सा वाला थ्रो लगा दिया है? पहली बात, थ्रो द पार्टी, THROW द पार्टी। विल प्रसाद जी थ्रो द पार्टी, ये होना चाहिए। देखिए पार्टी के साथ अ भी आता है, पर यहाँ पे द इसलिए लगाया है क्योंकि स्पेसिफिक है, प्रसाद जी इसीलिए नहीं पार्टी, है ना। वही पार्टी जो उधार है इसकी जीत वाली। विल प्रसाद जी थ्रो, अच्छा देंगे बोला था मैंने, इन्होंने रहा रही में किया, कोई दिक्कत नहीं हिसाब से भी। विल प्रसाद जी बी थ्रोइंग द पार्टी, दे रहे होंगे, वो सेंस है। प्रसाद जी में पी बड़ा बनाइए, विद रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इतनी रिस्पेक्ट दिलवाई दी है प्रसाद जी आपको, पार्टी तो बनती है। चलिए तो आप पार्टी ना दीजिए, एक क्वेश्चन बता दीजिए हमें। अम, क्या तुम क्या तुम मेरे भाई के साथ अंग्रेजी बोल रहे होगे? प्रसाद जी, बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए, आप ही बताइए। क्या तुम मेरे भाई के साथ अंग्रेजी बोल रहे होगे? प्रसाद जी, अनम्यूट योरसेल्फ Yes, एंड sir. देन आंसर। क्या तुम Uh, हम्म, will you be speaking अंग्रेजी? your brother? फिर से बोलिएगा, वॉइस ड्रैग हो गई। Sir, क्या तुम मेरे भाई के साथ अंग्रेजी बोल रहे होगे? क्या तुम मेरे भाई के साथ अंग्रेजी बोल रहे होगे? क्या तुम मेरे भाई के साथ अंग्रेजी बोल रहे होंगे? हम्म। Will you be speaking English with my brother? ग्रेट, नाइस। विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश विद माई ब्रदर? My brother. Brother. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी आप बताएंगे सावन जी, क्या वह तुम्हारे साथ यहाँ आ रही होगी? will she be coming with you here? विल या विल शी बी कमिंग विद यू हियर? करेक्ट है, बढ़िया है। अच्छा ठीक है। अच्छा आप बताइए, एक और क्वेश्चन। क्या वह तब खाना पका रही होगी जब मैं घर जाऊंगा, या जब मैं घर पहुंचूंगा? क्या वह तब खाना पका रही होगी? क्या वह तब खाना पका रही होगी जब मैं घर पहुंचूंगा? Sir, actually, this types of I I didn't get the this sentence. I don't understand exact. मतलब समझ में नहीं आया सर मुझे वो उस समय भी कि जो जॉइंट सेंटेंस बनाते हैं ना, ओके, तो ठीक है। एक्चुअली उसमें पैरेलल एक्शंस वाले है ना? पहले यूज क्या करना है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज ठीक है। कितने लोगों को समझ में आया? किसी को आया इसमें समझ में? कौन आंसर करना चाहेगा? इज देयर एनीवन? So would you like to repeat क्या? once again? या Sir, repeat करिए. ठीक है। मैं खुद ही भूल गया, एक मिनट। हम्म क्या वह तब खाना पका रही होगी जब मैं घर जाऊंगा? क्या वह तब खाना पका रही होगी जब मैं घर जाऊंगा? Will she be cooking food when I go to home? कैन यू एक्सप्लेन दिस टू सावन जी? अरे, एक्सप्लेन नाम पे गायब हो गए। Sir, I don't know, like, where is he puzzling? So may I know his doubt firstly so I can या सावन elaborate जी, it? वेयर आर यू पजल्ड? लेट हर नो। सर एक्चुअली विच एक्शन वी शुड टेक फर्स्ट? ओके, बोथ ऑफ देम कैन बी टेकन फर्स्ट व्हेन, जैसे मैंने बोला, क्या वह खाना बना रही होगी, विल शी बी कुकिंग फूड व्हेन आई रीच होम? जब मैं घर पहुंचूंगा। व्हेन आई रीच होम विल शी बी कुकिंग फूड, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा हम पहले लगाएंगे कौन सा बाद में लगाएंगे। इस बात से फर्क पड़ता है कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाला है। एक आपका फ्यूचर में बन रहा है और दूसरा सिंपल प्रेजेंट में बन रहा है। ये अगर इसमें यस रहा, सर। हाँ, रहा रही नहीं भी होता तब भी बन जाता। जैसे मैं बोलूँ, एक क्वेश्चन आपसे ही पूछ रहा हूँ, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके। एक्चुअली में साइंस के हिसाब से यही करेक्ट है। क्या वह तब खाना पकाएगी जब मैं घर पहुंचूंगा? बता सकते हैं आप मुझे अब? क्या वह तब खाना पकाएगी? रही होगी नहीं, पकाएगी। एक सिंपल फ्यूचर में एंड दूसरा जो है सिंपल प्रेजेंट में। नो? प्रसाद जी बता सकते हैं? सर एक बार रिपीट करिए. क्या वह तब Will she खाना cook हाँ, will she cook the food when I go to home? व्हेन आई रीच होम या व्हेन आई गो होम? विल शी कुक फूड व्हेन आई गो होम, करेक्ट। क्या वह तब खाना पकाएगी जब मैं घर जाऊंगा? ठीक है, आप लोगों को डाउट आ रहा है तो हम एक काम कर लेते हैं, इसी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना?
चलिए, तब तक और सेंटेंसेस ले लेते हैं, आप लोग कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में देने की आंसर। अम, क्या वह, देखिए दोनों में पूछ सकता हूँ मैं, सिंपल फ्यूचर और या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या वह झूठ बोल रही होगी जब माँ उससे बात करेगी, जब माता जी उनसे बात करेंगी, क्या वह झूठ बोल रही होगी? व्हेन द मदर, ऐसे आप कर सकते हैं, या फिर वो बाद में भी ले जा सकते हैं। वह झूठ बोल रही होगी पहले कर सकते हैं आप चाहें तो, है ना। विल शी बी लाइंग व्हेन द मदर टॉक टू हर, टॉक टू हर, मदर सिंगुलर है, मदर सिंगुलर है। Yes, ठीक है। विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या है, विल शी टेल अ लाई व्हेन द मदर टॉक्स टू हर, ठीक है। रही होगी वाला बोला था, तो वहां पर आप उस केस में थोड़ा सा उसमें जाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं अभी फिर से इसके ऊपर। कहाँ गया यार। नेक्स्ट सेंटेंस बताइएगा, क्या तुम उसे पढ़ा रहे होगे जब मैं कहूंगा, क्या तुम उसे तब पढ़ा रहे होगे जब मैं कहूंगा, क्या तुम उसे तब पढ़ा रहे होगे जब मैं कहूंगा, क्या तुम उसे तब पढ़ा रहे होगे जब मैं कहूंगा। विल यू बी टीचिंग हिम व्हेन आई से, ये किया है दिव्या जी ने, ठीक है। विल यू बी टीचिंग हिम व्हेन आई टेल, यहाँ पे एक बात चॉइस की भी हो जाएगी, आप चाहें तो सेंस के हिसाब से वांट भी कर सकते हैं, है ना। विल यू बी टीचिंग हिम व्हेन आई विल से, ये एक क्वेश्चन जो है ये आ सकता है। विल यू बी टीचिंग हिम व्हेन आई विल से, ये बहुत अच्छा आपने यहाँ पे पुट किया है। बट ग्रामर के अकॉर्डिंग जब हम रखते हैं तो लैंग्वेज में हम इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कुछ हम ले लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, जैसे आपने यहाँ पे देखा। सर आई विल से कैसे सही हो सकता है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द पैरेलल सेंटेंसेस हम वो गलत ए है, हाँ वो गलत है, मैं तो उसी की बात, उससे में हम अवॉइड करेंगे सेकंड सेंटेंस में विल। हाँ उसमें हम सेकंड सेंटेंस में विल नहीं लगाएंगे, मैं उसी की बात कर रहा था अभी। तो जो इन्होंने लिखा है वही लिखने जा रहा था मैं, इसी से मैं समझा सकता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि विल यू बी टीचिंग हिम, तो ये एक कंफ्यूजन आ सकता है जब हम बात कर रहे होते हैं लैंग्वेज में तब, ठीक है। व्हेन आई विल से, और ये जनरली आता है, लोग इसको भूल जाते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ग्रामर का हम देखेंगे स्ट्रक्चर। प्रसाद जी ने लिखा है विल यू बी टीचिंग हिम व्हेन आई टेल यू, ठीक है। और आप इसको सेंस के हिसाब से अगर कहना चाहें तो से ना कह करके टेल ज्यादा बेटर है, और टेल ना कह करके अगर आप कहना चाहें तो वांट ज्यादा बेटर है, जब मैं चाहूंगा तब पढ़ाओगे, है, ठीक है। या टेल भी आपका, ये फर्स्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी, कहने को तो करेक्ट सब हो जाएंगे, ट्रांसलेशन में आ जाएंगे, बट ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं जब चाहूँ तब पढ़ाओगे क्या, या मैं जब कहूँगा व्हेन आई टेल, या व्हेन आई टेल यू, विल यू बी टीचिंग हिम व्हेन आई टेल यू, या व्हेन आई टेल, थोड़ा सा ऑड लग रहा है तो यू लगा देंगे इसमें, या फिर व्हेन आई वांट, ये बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर ये विल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, सावन जी ध्यान से देखिएगा। इस इधर वाला जो स्टफ होता है वो फ्यूचर में है हमारा, ठीक है। ये हमने कल भी देखा था, ये हमारा फ्यूचर में है। तो जो आगे वाला जो स्टफ होता है, जो ये जो पार्ट है जो ऐड करता है, यहाँ पे हम इसको कंजंक्शन भी कह सकते हैं। तो जो कंजंक्शन के बाद आता है वो हम यहाँ पर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है। इसको हम कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। आने वाले टाइम में हम इफ कंडीशनल के साथ साथ ये पढ़ने वाले हैं, तो उसमें और क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो कंडीशनल में क्या होता है कि ये आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ये एक स्टेप पीछे जाता है, कल हमने इस तरह क्वेश्चन किया था। तो ये जो कंफ्यूजन ये इस टाइप का है, ये विल लगाने वाला, ये जनरली स्पीकर्स के साथ आता है कि अब हमने इसको ट्रांसलेट किया,
ये इसलिए कहा जाता है कि इंग्लिश को हम ट्रांसलेट करके ना बोलें, सेंस के हिसाब से बोलें, तो ज़्यादा बेटर वे में हम बोल पाएंगे। और जब आप इंग्लिश ऑन टंग आ जाती है, तो आप खुद ही अपने आप में ऑब्जर्व करके पता कर पाते हैं कि अरे ये थोड़ा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। तो जो आपको बोलने में अच्छा नहीं लग रहा होता, वो ऐसा होता है कि 80 to 90% करेक्ट ही होता है, जब आप थोड़ा इंग्लिश की आदत में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो विल है, वो इस रूल के अकॉर्डिंग गलत है। इसकी कंडीशनल सेंटेंस में जो फ्यूचर वाला सेंटेंस होता है, वो इधर सिंपल प्रेजेंट में आ जाता है। और भी चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे विल वाला है, तो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा, और यहीं पे मैंने वुड कर दिया होता। कोई गैस करेगा यहाँ पे क्या आएगा? एक स्टेप पीछे किया है मैंने, तो यहाँ पर क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट की जगह क्या हो जाना चाहिए? कोई गैस कर सकता है? यहाँ पर एक स्टेप पीछे किया है इसको, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का एक स्टेप पीछे क्या कर होगा? गैस करेंगे आप लोग? नहीं। अगर वुड यू बी टीचिंग हिम करें, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? इफ आई, इफ आई नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल पास्ट। ठीक है, ये भी आपका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक। इफ आई सेड, या फिर इफ आई टोल्ड, या इफ आई वांटेड, जिसको मैंने प्रायोरिटी दी थी, जब मैं चाहूंगा तब तुम उसे पढ़ाओगे, पढ़ा रहे होगे, तो सिंपल पास्ट। एक चीज और दिखा देता हूँ, सावन जी ध्यान से देखिएगा। सेकंड फॉर्म बिल्कुल सही कहा था सुरजीत जी ने। एक चीज और देखिएगा, अगर यहाँ पर मैं विल हो गया, अब मैं इसको इसका और पास्ट बनाऊं। विल का पास्ट होता है वुड, और वुड का पास्ट होता है वुड हैव। ठीक है, वुड हैव। अगर मैं यहाँ पे वुड हैव करूं, तो यहाँ पर क्या होगा? अब इसका पास्ट जानते हैं, सिंपल पास्ट का पास्ट किसी को याद है क्या? पास्ट ऑफ पास्ट पढ़ाया था, किसी को याद है? पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? किसी को याद नहीं होगा। पास्ट ऑफ पास्ट सब भूल गए होंगे। है कोई यहाँ पर? हैड बीन कर दिया आपने। वो तो कंटिन्यूस में चला जाएगा सर, कंटिन्यूस में नहीं जाना है हमें। आप थोड़ा सा सही थे, बस थोड़ी सी गलती कर दी आपने। पास्ट ऑफ पास्ट आपका हैड होता है, बिल्कुल सही है। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं, तो यहाँ पर हैड आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, जिसको हम पास्ट परफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो वुड, और यहाँ पे हैव अगर करेंगे तो ये यहाँ पे आना चाहिए, और ये हैव के साथ यहाँ पे बीन हो जाएगा, वो उस हिसाब से चेंज होगा। वुड यू हैव बीन टीचिंग हिम इफ आई हैड टोल्ड यू, या इफ आई हैड वांटेड, क्या तुम उसे पढ़ा रहे होते अगर मैंने तुमसे कहा होता? मुझे नहीं पता है कितना आपको समझ में आया, और कितना आपके दिमाग में और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हुआ है इसको लेकर के। क्योंकि ये जो टॉपिक मैंने ऐसे एकदम आराम से बता दिया है, सुरजीत जी की हालत खराब हो गई थी इस टॉपिक में। आई होप इस बार जब ये टॉपिक आएगा तो हालत खराब नहीं होगी। अभी मुझे पता है कि थोड़ा सा हमने इसको ले लिया है इसमें, बट ये कंडीशनल सेंटेंस का है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इस पे क्लास करने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो आपको बहुत ही गहराई समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा रफली बताया है ना। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने इतना समझ पाए हैं कि फ्यूचर की जब हम बात करते हैं, जब फ्यूचर नॉर्मल चल रहा होता है, चाहे सिंपल फ्यूचर हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस चल रहा हो, और उधर जो पार्ट होता है वो प्रेजेंट में चला जाता है। तो ये चीज़ हमने देखी थी। तो जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अभी आप कीजिएगा। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर कंटिन्यूस, दोनों में से कुछ पूछ सकता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है? जब तुम आओगे वह आगरा जाएगा। जब तुम आओगे वह आगरा जाएगा। तो पहले आप कर सकते हैं, वह आगरा जाएगा, ये वाला भी आप कोई भी कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बट इसको सही बनाइएगा। जब तुम आओगे तो वह आगरा जाएगा। जब तुम आओगे तो वह आगरा जाएगा। ही विल गो टू आगरा व्हेन यू कम, सुरजीत जी ने किया है, ही विल गो टू आगरा व्हेन यू कम। अच्छा, बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं अभी क्या? व्हेन यू कम देन ही विल गो टू आगरा। एक बात बताना चाहूंगा, ये जो देन है ना, देन का यूज पहले खूब होता था, अब मॉडर्न इंग्लिश में देन का यूज नहीं होता है। जैसे हम इफ में भी देन का यूज करते थे। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक सेंटेंस और पूछ रहा हूँ, इसी का वेरिएंट है, बताइएगा, बस थोड़ा चेंज होगा। अम, अगर तुम आओगे तो वह आगरा जाएगा।
वह आगरा जाएगा अगर तुम आओगे, कंडीशन है इसमें। बस एक चेंज हो गया, जब की जगह मैंने अगर लगा दिया, चीजें वही रहेंगी। ही विल गो टू आगरा इफ यू कम। आगरा का कुछ और ही लिख दिया, घर। चलिए। ही विल गो टू आगरा इफ यू कम। देखिए, अब इसको अगर आप करते हैं इफ वाला पार्ट आगे, इफ यू कम तो कॉमा लगाएंगे, ठीक है। इफ यू कम ही विल गो टू आगरा, ऐसा। अब जो इन्होंने देन लगाया था ना, देन का भी बता देता हूँ। इफ यू कम देन ही विल गो टू आगरा, अगर देन लगा देते हैं तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो जो ट्रेडिशनल इंग्लिश हुआ करता था, वहां पर या तो कॉमा आता था या तो देन आता था, ठीक है। बट अब मॉडर्न इंग्लिश में देन का यूज नहीं होता है, कॉमा लगा देते हैं, लैंग्वेज में डायरेक्ट बोलेंगे ही, ठीक है। तो देन आपका करेक्ट है, बट ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग, जहां पर कॉमा नहीं लगाएंगे, है ना। कॉमा नहीं लगाना है तो आप बोल सकते हैं से ही विल गो टू आगरा इफ यू कम, ये हो गया। या फिर इफ यू कम, इसके बाद देन आएगा, इफ यू कम ये वाला पार्ट आगे करेंगे, तो इफ यू कम देन ही विल गो टू आगरा, ठीक है। इफ यू कम देन ही विल गो टू आगरा, जैसे दिव्या जी ने पहले किया था जब वाले में, व्हेन यू कम देन ही विल गो टू आगरा, जब तुम यहाँ होगे तब वो वहां जाएगा, ठीक है। तो वहां पे कॉमा नहीं लगाया है। या फिर आप करेंगे व्हेन यू कम कॉमा ही विल गो टू आगरा। तो मैंने बता दिया, देन का यूज ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग करेक्ट है, बट मॉडर्न इंग्लिश में हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। या फिर उसको आगे कर देते हैं, ही विल गो टू आगरा व्हेन यू कम, तो यहाँ पे कॉमा की भी नीड नहीं होगी। चलिए, अभी बताइए कितना कितना डाउट हुआ कितने लोगों को। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी पूछिए। अरे रुकिए रुकिए, जैसे अभी एक मिनट, इसका मैसेज आ रहा है, बोल रहे हैं क्लास नहीं है क्या आज। अच्छा, क्लास तो हाँ भाई, बोलिए आप। जैसे अभी अपन ने लगाया सर कि विल बी के बाद हम्म। जो है इंडिफिनिट टेंस जो दूसरा आता है वो सिंपल प्रेजेंट में लेते हैं हम्म। विल बी के बाद। और अगर हम बिल है बिल बीन लगाएंगे या बिल है बीन लगाएंगे तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले सकते हैं क्या, ऐसा है? सेंटेंस बना के देख लीजिए, पता चल जाएगा खुद। पहले वाला सेंटेंस बनेगा ही नहीं, अगर बन रहा है तो लग जाएगा। बना के दीजिए मुझे सेंटेंस एक हिंदी में। जैसे आपने अभी सर जो बताया उड उड के साथ कि उड बीन के साथ आप हेड लगा सकते हैं, हाँ। तो इस हिसाब से बिल बिल हैव बीन के साथ भी हम लगा सकते हैं, हैज हैज हैव लगा सकते हैं ना सर? हाँ, अगर कोई बन रहा है तो लग जाएगा। जैसे हैज हैव का मतलब ये भी होता है ना, कोई चीज पास में रखना। जैसे अगर तुमने कमाया होता तो तुम्हारे पास पैसा होता, अगर तुमने कमाया होता तो तुम्हारे पास पैसा होता, ये वाला सेंस। अब वो परफेक्ट वाला सेंस नहीं बनेगा। तो अगर तुमने कमाया होता, जैसे आप ये पूरा टॉपिक ही करवा दे रहे हैं अभी। चलिए, अगर तुमने ठीक है, कमाया होता। बाद बाद में दे देंगे। हाँ, ये क्योंकि वो टॉपिक रहेगा, फिर भी इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ठीक। इफ यू हैड अर्नड, है ना, इफ यू हैड अर्नड यू वुड हैव हैड मनी। एक तो तरीका ये हो गया पास्ट और पास्ट के साथ। दूसरा, इफ यू अर्नड यू विल हैव, नहीं नहीं नहीं, इफ यू हैड इफ यू हैड अर्नड मनी यू वुड हैव हैड मनी, ठीक है। और उसके बाद, इफ यू अर्नड मनी यू वुड हैव मनी, और इफ यू अर्न मनी यू विल हैव मनी, अगर तुम कमाओगे तुम्हारे पास पैसा होगा। पूरा एक स्ट्रक्चर हो जाएगा तीनों का। तो ये हम पर्टिकुलरली उस टॉपिक में ही कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अभी कंफ्यूजन होगा इसमें। ओके। ठीक है। और किसी का कोई डाउट इसमें? समझ में तो कुछ नहीं आया है, पर क्या करें सर, डाउट पूछें कैसे। चलिए, तो आप लोग इसका एआई का यूज कीजिए और देन प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोगों से कुछ थोड़े बहुत। अम, प्रसाद जी बताइए, क्या वह लैपटॉप रिपेयर करेगा? क्या वह लैपटॉप रिपेयर करेगा? ध्यान दीजिएगा। Will हाँ। will he be repairing? नहीं, will he repaired the laptop? यस, क्या वह लैपटॉप रिपेयर कर रहा होगा? Will he be
repairing the laptop. क्या तुम बाजार जाते हो? Will you go to market? क्या तुम बाजार जाते हो? Have you? फंस नहीं, गए ना sorry. पिछला। Do you go to market? यस, ग्रेट। नहीं, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। नहीं, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। No, I do not go to market. मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। रहा हूँ ऑन गोइंग हो गया या तो। No, I'm not going to market. करेक्ट। वो बाजार नहीं गया है। वो बाजार नहीं गया है। वह बाजार नहीं गया है। Uh, वह बाजार नहीं गया है। हम्म। He have not go to market. पहले तो हैव लगाया है, पहली गलती। और हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। ही के साथ He हैव। have ही के साथ हैव नहीं आता। he has आगे। ही हैज नॉट। he has not go to market. Sorry, गो नहीं, थर्ड फॉर्म। गो की gone थर्ड। gone ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। gone या to the market. ही हैजंट गॉन टू मार्केट। मैं He पूछना चाहूंगा। has not gone to the market. ही हैज नॉट गॉन टू द मार्केट, सही है। मैं पूछना चाहूंगा सुरजीत जी से। सुरजीत जी बताइए, हैज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? हैज नॉट। हैजेंट भी बोल सकते हैं सर, और और हैजेंट ही बोलेंगे सर। प्रसाद जी बताइए, दूसरा नाम क्या होगा हैजंट? इसके अलावा भी कुछ बोल सकते हैं? Hasn't. याद इसके नहीं है। अलावा हम्म। एंट हो सकता yes. है क्या सर? एंट। हाँ। Aren't. नहीं. आरंट नहीं। एंट। एंट नहीं Ain't बोलते। ain't sorry. AIN apostrophe T। इज नॉट, एम नॉट, Yeah. आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट। अब ये भी बता दीजिए कि ये जो इंग्लिश में है, कौन सी इंग्लिश के अकॉर्डिंग है ये? ब्रिटिश इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश? लग तो ब्रिटिश रहा है सर। कैसे लग कैसे रहा? सावन जी बताइए आप, विच इंग्लिश इज दिस? मैंने बताया था, पढ़ाया था तब। नहीं पता। अमेरिकन है सर। अमेरिकन इंग्लिश सुरजीत जी को पता है बस। बढ़िया। और याद रखेंगे, जो AIN और अपोस्ट्रोफी टी है, जिसको एंट बोलते हैं, वो हम रिटर्न इंग्लिश में नहीं लिखते, है ना। कभी किसी को फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो वहां पर आप एंट का यूज नहीं करेंगे। तो इस ये शॉर्ट फॉर्म होता है इज नॉट का, एम नॉट का, आर नॉट का, हैज नॉट का और हैव नॉट का। ठीक है। बढ़िया। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। सावन जी आप बताइए, क्या तुमने खाना पकाया है? क्या तुमने खाना पकाया है? सर, इसको तो दो तरीके से बोल सकते हैं। डिड यू डिड यू कुक अ फूड, या कुक जैसे अ हम फूड। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी लेते कुक हैं, अ डिड यू फूड। कुक फूड। हाँ ठीक है। डिड यू कुक फूड, हाँ और ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी ले सकते हैं। क्या होगा फिर उसका? हैव यू कुक फूड सर? हैव यू कुक्ड फूड। अच्छा ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। और अरे क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं सर? अभी नहीं हुआ है ना शुरू। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सरप्राइज टेस्ट ले रहे हैं ये तो। अभी हम बात करेंगे, दिव्या जी आप बताइएगा, क्या तुमने खाना पकाया है, इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश क्या होगी? हैव यू कुक्ड फूड या फिर डिड यू कुक फूड? Can be both. कैन बी बोथ। एक्सप्लेन हाउ। So as I have not attended the previous lecture, so it might be a little tricky question for me, but I think I will try to speak like, have you cooked the food? ग्रेट। आपका आंसर करेक्ट है। सावन जी आपने बिल्कुल सही कहा था। लैंग्वेज के हिसाब से वो आपका दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, ये मैंने बताया था। बट ट्रांसलेशन के बेसिस पे देखेंगे तो हैव यू कुक्ड फूड, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन एकेडमिकली आ रहा है, अगर आप डिड यू कुक फूड करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ये बात मैंने बताई थी जब हमने इसको पढ़ा था तब, राइट सावन जी? यस सर। कि लैंग्वेज के हिसाब से दोनों सही हैं, क्योंकि हम इसको बोलते हैं ना कि तुम गए हो, वो नहीं गया, वो नहीं गया।
इसका मतलब वो नहीं गया है, तो वो है वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं। तो वैसे इंग्लिश में हैव यू कुक्ड फूड या डिड यू कुक फूड, दोनों बात एक ही है लैंग्वेज के सेंस में, बट ट्रांसलेशन करेंगे इसका एग्जैक्टली exactly, तो हम उसके हिसाब से जाएंगे, राइट। बट दोनों ही करेक्ट है लैंग्वेज के सेंस में। चलिए, तो एकेडमिकली गलत हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ होता, बट लैंग्वेज के सेंस में करेक्ट होगा, तो हम दोनों के साथ एग्री कर रहे हैं। चलिए, तो फिर अब आगे बताएंगे। पल्लवी जी, आर यू देयर? पल्लवी जी, आर यू देयर? Sir. Yes, sir. क्या वह आ रही होगी? क्या वह आ रही होगी? Will बताइए। विल शी? she be coming विल शी, here? और उसके बाद क्या लगाया विल शी के बाद? Will she be coming here? हाँ, विल शी बी कमिंग। यहाँ के लिए हेयर हो जाएगा अगर यहाँ बोला होता तो। ठीक है, और बताइएगा। मैं उससे बात नहीं करता हूँ। मैं उससे बात नहीं करता हूँ। Um, भूल गए हैं? मैं उससे बात नहीं करता, हैबिचुअल एक्शन में चला गया ये, सिंपल प्रेजेंट में चला गया है। um, सिंपल प्रेजेंट, I प्रेजेंट। am आई एम simple नहीं, present. आई Sorry. डू नॉट। I do not. बात करना है कि टॉक? I do not talk. टॉक आगे उससे की इंग्लिश क्या लगेगी? आई डू नॉट टॉक टू हिम या टॉक विद हिम, कल ही बताया था टॉक टू और टॉक विद, तो आई डू नॉट टॉक टू हिम हो जाएगा। अच्छा बताइए, वह किताबें बेच रहा है। वह किताबें बेच रहा है, सेल द बुक्स होता है। वह किताबें बेच रहा है। Shall the book. ही, ही के बाद बेच रहा है, कंटिन्यूअस है बट ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में। अच्छा बताइए, वह किताबें बेच रहा होगा कि इंग्लिश क्या बनेगी? He shall. He इतना shall. घुमाया आपको टेंसों की दुनिया में कि आप अब जो करंट चल रहा है वो भी भूल गए हैं। प्रेजेंट में जो पढ़ रहे थे वो भी भूल गए हैं। इतना पास्ट में घूम के आ गए हम लोग हैं पहले के टॉपिक्स में। ही विल बी, हेल्प कर रहा हूँ आपकी। वह किताबें बेच रहा होगा, ही विल बी, उसके बाद बताइए सेल का क्या हो जाएगा? नहीं, ही विल बी सेलिंग द बुक्स, क्या हो जाएगा? He will be selling the books. प्रीवियस सेशन, आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट मिस हैं। टेस्ट रख लें आप लोगों का? हम्म आज क्या है, फ्राइडे, रख लें टेस्ट एक? Yes, sir. ठीक है, अभी हम कुछ दिन रिवीजन सेशन रख लेंगे क्योंकि प्रीवियस कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मिसिंग है। ठीक है, टेस्ट कम रिवीजन सेशन कल रखते हैं, उसके बाद फाइनल टेस्ट हम देखते हैं मंडे को रखेंगे, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा दिव्या जी। हम्म आपने प्रीवियस सेशन नहीं लिया है, फिर भी देखते हैं पूछ करके। हाँ, आपने कहा कि पहले क्लासेस ली हैं आपने, तो बताइए। क्या वह तुमसे बात करने की कोशिश करता है? Does he try to? Sorry, repeat the question. क्या वह तुमसे बात करने की कोशिश करता है? Does he try to communicate with you again? Sorry, not again. Will he? Sorry. Does he try to communicate with you? करेक्ट। वह कल बाजार जा रहा है। He is going. ही क्या इज कल गोइंग, बाजार जा जा रहा रहा है। है? He is going to market tomorrow. करेक्ट, बढ़िया। um, मैं मंडे को कानपुर पहुंच जाऊंगा। I will reach. Uh, Sir, it is nearby. Like हमने अभी फ्यूचर कंटिन्यूस तक पढ़ा है, तो मतलब ये स्टेटमेंट
फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट इसके अंदर ही है। फ्यूचर कंटिन्यूस से पहले तक का है। जी जी, हम्म, रिपीट करना। मैं मंडे को कानपुर पहुंच जाऊंगा। मैं मंडे आई को विल कानपुर पहुंचूंगा। बताइए। आई विल रीच कानपुर बाय मंडे। बाई मंडे मतलब मंडे तक हो जाएगा, और मंडे को तो ऑन मंडे। बाई ऑन मंडे मंडे। मतलब हाँ, बाई मंडे मतलब मंडे तक, ठीक है। ओके, बढ़िया। और बताइएगा, क्या तुम उसके साथ खेल रहे होगे? क्या तुम उसके साथ खेल रहे होगे? नेटवर्क इशू हो गया क्या? मोनाली जी, वेलकम टू आवर सेशन। Yes, sir. व्हाई आर यू लेट? Actually, my job timing is production is so high, so my shifting timing is 7 to 7, ओके, एंड वी आर अनेबल टू and सी I योर। will do, and I reach at my home at least 8:30. That's time ओके, 8:30, 8:20, 8:45. ओके। So always whenever I ask these type of questions, you have your ready-made answers. No, it's my actually it's okay. Okay. And you're not regular. You were not taking the session yesterday as well, right? Yeah, right. Actually, I'm already late in office. So what would happen to English? English is resigning from your company. No, actually, my problem is till December. Okay. 31st December, yeah, this month. Okay, no problem. Please try to work on your English. This will really help you. तो अभी सेशन तो लिया नहीं आपने, आंसर कैसे करेंगे बताइए? नहीं करूंगी, कल रिवीजन सेशन करके आंसर करूंगी। चलिए, तो रिवीजन सेशन कीजिएगा। ओके। तो सुरजीत जी, आर यू देयर? यस सर। हम्म आप बताइएगा। खाना खाने के बाद मैं प्रसाद जी के नाम का बिल फाड़ूंगा। हाउ वुड यू ट्रांसलेट दिस? या इसको और आई विल प्रिसाइज करते हैं। रेस्टोरेंट पर खाने के बाद मैं प्रसाद जी के नाम का बिल फाड़ूंगा। सेंस के आधार पर ट्रांसलेशन होना चाहिए। आई विल व्हेन आई विल से टू प्रसाद जी फॉर बिल व्हेन आई ईट ऑन रेस्टोरेंट। ठीक है, और कोई ट्राई करना चाहेगा? और कोई? सोचिए, समझिए, बताइए। खाना खाने के बाद मैं प्रसाद जी के नाम का बिल फाड़ूंगा। इसको आप सेंस के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। नहीं, कोई नहीं है। After having the meal, I'm not getting the correct word for the I mentioned in the sentence. फाड़ना टीयर होता है, टीयर, बट वो तो यूज करने नहीं वाले आप यहाँ पे। वो ट्रांसलेशन हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रांसलेशन। And it will be like, after having the meal, I will tear the bill on the account of Prashad ji. But it यस, यस। doesn't sound good. से अगेन। आफ्टर हैविंग द मील आई विल टीयर द Bill on the बिल। account of Prasad ji. ठीक है, इट मेक सेंस इन सम वे। ठीक है, और बताइए, और कोई? और कोई कहना चाहेगा? और कोई है यहाँ पे? दिस इज फॉर जस्ट चेकिंग योर नॉलेज और योर क्रिटिकल थिंकिंग। बताइए क्या करेंगे, मतलब आपको इंग्लिश नहीं भी आती है इसमें कि बिल फाड़ना की इंग्लिश क्या होती है, फिर भी आप क्या करना चाहेंगे, जैसे सुरजीत जी So ने ट्राई किया था? may I यस, try, sir? यस, गो अहेड। After taking the meal, uh,
I will pay the bill by the name of Prasad ji. आई विल, आप क्यों पे करेंगे भाई, आपको तो पे करना ही नहीं है प्रसाद जी के No, नाम sir. पर। After taking the bill, हम्म। mm, just I just confused, sir. I didn't remember the specific word for that. हम्म। ठीक है, सेंटेंस मैं बोलूं दोबारा। रेस्टोरेंट पर खाना खाने के बाद मैं प्रसाद जी के नाम का बिल फाड़ूंगा। दिव्या जी ने जो आंसर बोला था उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ एट सम लेवल। उन्होंने कहा था आफ्टर हैविंग मील या आफ्टर ईटिंग मील एट रेस्टोरेंट आई विल टीयर, क्या बोला था आपने, एक बार बोलिएगा दोबारा। After having the meal at the restaurant, I will tear the bill on the account of Prasad ji. ये सही है, ऑन द अकाउंट ऑफ प्रसाद जी। तो जैसे हमने यहाँ पर, लेकिन यूज हमने वही टीयर कर लिया है। आप चाहें तो एक इसका फ्रेजल वर्ब होता है टीयर अप, टीयर अप, टीयर अप। तो आफ्टर हैविंग द मील एट रेस्टोरेंट आई विल टीयर अप द बिल ऑन द नेम ऑफ प्रसाद जी, या फिर ऑन द अकाउंट ऑफ प्रसाद जी। या आप, अब मैं उस पर बात कर लेता हूँ, मुझे मान लीजिए इसकी इंग्लिश मुझे नहीं लगानी, मैं नहीं पता मुझे टीयर टीयर अप। ठीक है, तो मैं क्या करता, अपने अपने हिसाब से बोलना है इसको कि पैसा मेरे पास से भी ना जाए भाई, पैसे की बात है यहाँ पे, प्रसाद जी देने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसको पहले आप हिंदी में अपने हिसाब से बना लीजिए अगर नहीं आ रहा है तो, कि मैं कर लूंगा, फूड ले लूंगा रेस्टोरेंट से, पर मैं वो वहाँ का ऑनर है या जो भी वेटर है उसको बोलूंगा कि प्रसाद जी के अकाउंट से ले लेना है, फिर प्रसाद जी से पैसा ले लेना। अब आपके लिए इजी थोड़ा हो रहा है, तो आप बताइए इसको कैसे कन्वे करेंगे। लैंग्वेज इज नॉट अबाउट ट्रांसलेटिंग द स्टफ, लैंग्वेज इज अबाउट ट्रांसलेटिंग द मैसेज यू आर हैविंग। इसी चीज को मुझे मीनिंग नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप उस तरह से प्रिपेयर्ड रहें कि आपको अगर कुछ पर्टिकुलर वर्ड नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे फंबल ना कर जाएं, दूसरा वर्ड उठाएं और या दूसरा कॉन्टेक्स्ट ही उठा लें और सामने परोस दें। तो अब आप बताइए कि मैंने आपको थोड़ा कोशिश की समझाने की, एक तरीका बता दिया कि आपने ले लिया खाना वहां से और खा लिया, उसके बाद उस वेटर से कहा आपने आई विल से टू द वेटर टू टेक द पेमेंट फ्रॉम प्रसाद जी, ऐसे। अब इसको आप बनाना है कि खाना खाने के बाद मैं ऑनर से कहूंगा कि वो प्रसाद जी से पैसा ले ले, तो सेंस के हिसाब से आप मुझे बता देंगे तो वो भी हो जाएगा। आई विल से टू टेक पेमेंट फ्रॉम प्रसाद जी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। या फिर आई विल आस्क प्रसाद जी टू पे, ये भी हो जाएगा कि मैं डायरेक्टली प्रसाद जी से कहूंगा, जैसे वहां पर इन्होंने किया था, सूर्य जी ने ऐसे कुछ किया था। तो बताइए आपके क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, जैसे मान लीजिए आपको इसकी इंग्लिश नहीं आ रही थी तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, सेंस के हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं इसका ऑफ कोर्स। प्रसाद जी डज नॉट हैव मनी, बहुत पैसा आता है। इसके बहुत सारे वेरिएंट बन सकते हैं, राइट। एक और होता है सेंस, चलिए आप इसका वेरिएंट बनाते रहिए तब तक मैं और बता देता हूँ। एक होता है रिप अप, रिप अप लिख लीजिएगा, RIPUP, रिप अप। कोई बता सकता है कि इसका प्रॉबली मीनिंग क्या होगा, रिप अप का मतलब क्या होगा, बता सकता है। ये एक तरह से आप बोल सकते हैं इसको, जो फ्रैंक भाषा आपकी हो जाएगी ये, ठीक है। बंद करना, बंद करना, रिप, RIP, रिप, चीरना फाड़ना ही Rip कोई बोलता है, हाँ। फाड़ना यानी जब हम पेपर को टीयर करते हैं। तो वही चीज हो जाएगी, रिप अप। ये थोड़ा टीयर से थोड़ा अलग है, जैसे अब इसको बोलते हैं ना कि ये जो हमने वाक्य लिया है ये कोई फॉर्मल सेंटेंस नहीं है ना, फॉर्मल सेंटेंस नहीं है। तो ये इनफॉर्मल इंग्लिश में आप ऑफकोर्स बोल सकते हैं इसको। एंड आई होप आप फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश जानते होंगे। आफ्टर ईटिंग फूड इन रेस्टोरेंट, एट रेस्टोरेंट कीजिए, आई विल रिप अप बिल ऑन प्रसाद जी, आई विल रिप अप प्रसाद जीज बिल भी बोल सकते हैं, या इन प्रसाद जीज नेम, इन द नेम ऑफ प्रसाद जी, या ऑन अकाउंट ऑफ प्रसाद जी। ठीक है, आई विल रिप अप प्रसाद जीज बिल, ये आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, या फिर प्रसाद जी के नाम का। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा अपना, एंड देन विल मीट tomorrow, we'll be having revision session tomorrow, okay? So bye everyone, take care, good night, okay? ओके सर।